सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर करने के लिए हेलो गाइस, दिस इज भूपेंद्र सिंह। वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मुझे पहले जानते होंगे, पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो मैंने हिस्ट्री आपको पढ़ाया है, इसके अलावा मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाया है और एथिक्स भी आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो ये हमारी एक टीम है जो आपको यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित सिलेबस भी आपको करवाती है और आपको समय समय पर मार्गदर्शन भी आपको देती है। सभी को हाय, सभी को हेलो। ठीक है, तो हम वापस लौट के आए हैं और एक नए वे में आपको हम पढ़ाएंगे। आगे मैं अपने बारे में आपको बताना चाहता हूँ कुछ मार्गदर्शन। तो मुझे 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ मैंने यूपीएससी और एमपीपीएससी जैसे एग्जाम में भी अपियर्ड हुआ हूँ। ठीक है ना, थोड़ी सी एक मिनट होल्ड करना। गेट क्वालिफाइड किया है 92 परसेंटाइल के साथ। इसके साथ साथ एमए किया इकोनॉमिक्स से और ऑनर और मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ दिल्ली आईएएस ग्वालियर का। जो आज का जो हमारा सब्जेक्ट होने वाला है वो प्राचीन भारत का इतिहास है। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास है। प्राचीन भारत के इतिहास को हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद हम मीडिएवल पढ़ेंगे यानी मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे और इसके बाद हम आधुनिक भारत पर इसको समाप्त कर देंगे। और जैसे ही आपका प्रीलिम्स पेपर होता है, इसके बाद प्रीलिम्स पेपर के बाद हम जो है विश्व इतिहास है उसको भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी इंडिया का टॉप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसके साथ साथ ही आपको क्या है, अगर सब्सक्रिप्शन आपको लेना है तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पढ़ाया जाता है और आप सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको सारी चीजें मालूम चल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर 1 महीने का भी कोर्स मिल जाएगा, 3 महीने का भी, 6 महीने का भी, 1 साल का भी और 2 साल का भी। अगर आप बीके लाइव कोड को यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस चलती हैं, पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस यहाँ पर अवेलेबल है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर लाइव टेस्ट भी मिल जाएंगे और अनलिमिटेड एक्सेस भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, देखो, प्राचीन भारत का इतिहास है। ठीक है, तो एक सिंपल सी परिभाषा से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई ये बताओ कि इतिहास होता क्या है। ठीक है, क्या बताओ इतिहास होता क्या है। सबसे पहले सर हमें ये बताओ, तो हम क्या बात करते हैं, तो वर्तमान वर्तमान समय के प्रकाश में ये हमारा क्या है। देखो मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा काम नहीं कर रहा है पेन टैब। ये वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन करते हैं। जैसे कि आज हम यहां पर बैठे हुए हैं, आज हम यहां पर बैठे हुए हैं और जो बीता हुआ समय है, बीते हुए समय का हम अध्ययन कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। तो सर इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, ये आपका क्लियर होना चाहिए इतिहास क्या है। वैसे तो एग्जाम में आपसे ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतिहास क्या होता है। ठीक है, वर्तमान के प्रकाश में अतीत के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि सर मुझे ये बताइए कि इसके जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं, यानी कि हम जो इतिहास पढ़ते हैं उनके स्रोत कौन कौन से हैं, मतलब किसके माध्यम से हम इतिहास को समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पर दो चीज की बात करेंगे। एक तो हमारा है, कौन सा है, एक हमारा है साहित्यिक स्रोत, ये हमारा साहित्यिक स्रोत है। एक मिनट, ये तो एक है हमारा कौन सा, ये है साहित्यिक स्रोत और एक है हमारा ये पुरातात्विक स्रोत। अब आप मुझे बताइए कि साहित्य में कौन कौन सी चीजें आती हैं। साहित्य में किताबें आती हैं, पुस्तक आते हैं, पांडुलिपि आती है, ये सब किसमें आती हैं, ये सब साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। आप सभी को पता है। एक होता है हमारा, ये है पुरातात्विक स्रोत। आप मुझे बताओ पुरातात्विक स्रोत क्या होता है। पुरातात्विक मतलब कि कोई शिलालेख मिल गया, कोई सिक्का मिल गया, कोई मूर्तियां मिल गई, तो इसके माध्यम से हम इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। देखो, इतिहास क्या है, एक तरह से हम अनुमान लगाते हैं। अगर एक तो साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत यानी किताब हमें मिल गई, ठीक है, उसमें जो इतिहास हमने समझा यानी कि उसका मूल्यांकन किया किताब का, अगर वही चीज पुरातात्विक स्रोत से प्रूफ होती है तो इस घटना को हम सच मान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि अगर लिखा गया है, साहित्यिक स्रोत में लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य था, वो एक शूद्र वंश का राजा था। ठीक है, और यही चीजें हमें शिलालेख में पढ़ने को मिल जाएं कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य है, वो किस वंश का था, वो शूद्र वंश का था। ठीक है, तो इस घटना को हम सच मान लेंगे, क्योंकि एक एक स्रोत पूर्णतः सत्य नहीं हो पाता है।
कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई चीज छुपी होती है या फिर बच जाती है, या फिर बहुत सारे दोष इसमें हमें देखने को मिल जाते हैं। इसी प्रकार से हम साहित्यिक स्रोत की भी बात करते हैं। साहित्यिक स्रोत भी पूर्णतः सत्य नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? साहित्यिक स्रोत भी पूर्णतः सत्य नहीं होता है और पुरातात्विक स्रोत भी पूर्णतः सत्य नहीं होता है। दोनों की घटनाएं अगर एक हो जाती हैं, यानी कि सेम होती हैं, तो हम उसको क्या है, एक तरह से सच घटना मान लेते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? तो हम बात कर रहे हैं किसकी? साहित्यिक स्रोत की। तो हम देख लेते हैं साहित्यिक स्रोत में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो एक है हमारा धार्मिक स्रोत और एक है हमारा धर्मनिरपेक्ष स्रोत। आप सभी लोग जानते हैं, समझदार हैं, धार्मिक साहित्य का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसा साहित्य जिसमें धर्म से संबंधित बातें लिखी गई हों, इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम धार्मिक साहित्य बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सभी को पता है धार्मिक साहित्य क्या होता है। ठीक है, ये धार्मिक साहित्य हो गया। एक हमारा है, ये है धर्मनिरपेक्ष साहित्य। इसका मतलब क्या है कि ऐसा साहित्य जिसमें धर्म की बातों का हस्तक्षेप ना रहता हो, यानी कि धर्म की बातें नहीं लिखी हो और पूर्णतः ये राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य से संबंधित घटनाओं से संबंध रखता हो। इसको बोलते हैं हम धर्मनिरपेक्ष साहित्य। तो हमने साहित्यिक स्रोत की बात कर ली कि एक तो होता है धार्मिक साहित्य, एक होता है हमारा धार्मिक साहित्य और एक होता है हमारा धर्मनिरपेक्ष साहित्य। ठीक है, ये हमारी बात हो गई। एक मिनट, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो हम लोगों ने बात कर ली ना, साहित्यिक स्रोत की बात कर ली, धार्मिक साहित्य और हमारा धर्मनिरपेक्ष साहित्य। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। अब आप बोलोगे सर बताओ कि साहित्यिक स्रोत में धर्मनिरपेक्ष साहित्य के एग्जाम्पल आप बता दो। ठीक है, एग्जाम्पल आप बता दो, और धर्मनिरपेक्ष साहित्य है इसके भी आप एग्जाम्पल बता दो। ठीक है, तो हम इसके एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं, ये है ब्राह्मण साहित्य की। कौन सा है? ये है हमारा ब्राह्मण साहित्य। ठीक है, ये है हमारा दूसरा है बौद्ध साहित्य और ये है हमारा जैन साहित्य। आपको पता है कि धर्म तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे हिंदू धर्म हुआ, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, बहुत सारे यहूदी धर्म, बहुत सारे धर्म होते हैं। लेकिन इनके जो साहित्य हैं पूर्णतः हम सत्य नहीं मान सकते, या फिर इनके साहित्य हैं वो पूरे बिखरे हुए हैं, सिस्टमेटिक वे में नहीं लिखे हुए हैं। तो हम जो ये तीन साहित्य की बात करते हैं, इन तीन साहित्य में बहुत सारे हमें चीजें, किताबें मिल जाती हैं। तो इन किताबों के माध्यम से हम इतिहास को स्तर वाइज समझ सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो ब्राह्मण साहित्य का पहला स्रोत है हमारा, कौन सा है? वेद आ जाएंगे इसमें। ठीक है, इसमें उपनिषद आ जाएंगे, इसमें पुराण आ जाएंगे, इसमें महाभारत आ जाएंगे और इसमें रामायण आ जाएंगे। तो आप सभी को पता है कि जो वेद, उपनिषद, पुराण और ये महाभारत और ये रामायण है, इनमें इनमें धर्म से संबंधित घटनाओं का वर्णन कर रखा है और साथ साथ में क्या बता रखा है, कौन कौन से वंश किस किस समय पर आए थे, किसने किसको मारा, किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था थी, किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था थी, किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था थी। ये सब चीजें आपको वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत और रामायण में आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? ठीक है, अब इसी के साथ साथ, यानी ब्राह्मण साहित्य के साथ साथ एक और साहित्य है, वो है हमारा कौन सा है? ये है हमारा बौद्ध साहित्य। ठीक है, अब बौद्ध साहित्य में भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन हम तो क्या है, काम की जो चीजें हैं उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा, ये है त्रिपिटक। ठीक है, ये है दीपवंश, ये है महावंश, ये है हमारा दिव्यावतार। ठीक है, इस प्रकार चार साहित्य का हम लोग क्या है इसमें देखते हैं कि ये साहित्य हैं और इन साहित्य के माध्यम से हम अपने इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ साथ हम जो बात करते हैं, ये है हमारा जैन साहित्य। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे कल्प सूत्र की, परिशिष्ट पर्व की, भगवती सूत्र की। हालांकि जैन साहित्य में जो ग्रंथ लिखे गए थे वो बहुत कम मात्रा में लिखे गए थे, लेकिन जितने भी लिखे गए थे उन स्रोतों से हम इतिहास को समझने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया है कि धार्मिक साहित्य में कौन कौन सी चीजें होती हैं। एक तो ब्राह्मण साहित्य जो कि हिंदू धर्म से संबंधित होता है, और एक होता है बौद्ध साहित्य जो क्या है, बौद्ध से संबंधित होता है, और एक होता है जैन साहित्य। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी लोग आते जाएं। ठीक है ना, आज हमारा ये 4 बजे का लेक्चर है, ओ सॉरी 7 बजे का लेक्चर है, तो बहुत कम ऑनलाइन आएंगे। लेकिन मेरी एक बात आप ध्यान रखना, हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखना कि सुबह सुबह जो हम लोग पढ़ते हैं उसकी बात ही कुछ और होती है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, तो आप
मैं पूरा आपको इतिहास का पूरा लेक्चर करवाऊंगा, जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत चीजें होंगी, ठीक है। तो 7 बजे आप फ्रेश माइंड में होके आइए, 7 बजे आप पढ़ाई कीजिए, रात भर पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, सुबह का उठना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इसीलिए 7 बजे आप आ जाए कीजिए, और जो भी आपके दोस्त वोस्त हैं सबको आप बुलाइए और कहिए कि भाई हिस्ट्री चल रही है, और बहुत शानदार वे में आपको मैं पढ़ाऊंगा, ये मान लो कि एकदम आपको क्लियर चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो आगे आप लोगों ने बात कर ली साहित्यिक स्रोत। देखो, साहित्यिक स्रोत में हम लोग बात कर रहे थे, किस किसकी बात कर रहे थे? एक है हमारा धार्मिक साहित्य, एक है हमारा धार्मिक साहित्य, एक है हमारा धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष साहित्य। अच्छा, ठीक है। अभी तो मैं आपको बताऊं, अभी तो मैं क्लास ले रहा हूं, केवल यूट्यूब पे क्लास ले रहा हूं, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव था। मैं पहले भी जब ये लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, जब अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव था, तब मैंने पढ़ाया था, और समय के अभाव के कारण मैं आगे नहीं कंटिन्यू कर पाया। तो अब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है, तो अभी फिलहाल मैं आपको यहाँ पर यूट्यूब पे ही पढ़ा रहा हूँ, और बहुत जल्द मैं आपको प्लस पे भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, जैसे ही मैं फ्री हो जाता हूँ। अभी एग्जाम चल रहे हैं, प्रीलिम्स पेपर आ रहे हैं, तो मेरे बैच चल रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा बिजी हूं। तो हम लोगों ने बात की थी साहित्यिक स्रोत के बारे में, और एक है धर्मनिरपेक्ष साहित्य के बारे में, ठीक है। सभी को समझ में आ गया है? तो धार्मिक साहित्य की हम लोगों ने बात कर ली थी, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। आगे हम बात कर रहे हैं धर्मनिरपेक्ष साहित्य। अब आप मुझे बता दो कि भाई धर्मनिरपेक्ष साहित्य कैसा होता है, यानी कि इसमें धर्म से संबंधित बातें नहीं होती हैं, यानी कि ये धर्म से बिल्कुल तटस्थ होता है। इसमें भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिदृश्य के बारे में चीजें दे रखी होती हैं। तो सबसे पहला जो हम एग्जांपल लेते हैं वो कौन सा है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। आप सभी जानते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र। आप मुझे एक सिंपल सी चीज बता दीजिए कि कौटिल्य का असली नाम क्या था, ठीक है। कौटिल्य का असली नाम क्या था? ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत सारी स्टेट पीसीएस एग्जाम में, तो आप मुझे बता दीजिए। दूसरा है विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, ठीक है। अब मुझे बताओ विशाख दत्त किस वंश के काल में इसने संरक्षण लिया था। तीसरा है बाण भट्ट का हर्ष चरित्र, यानी कि बाण भट्ट था, उसने हर्ष हर्ष चरित्र नामक किताब लिखी थी, और इसमें भारत की आर्थिक सामाजिक दशा का वर्णन किया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पतंजलि का महाकाव्य, है ना। पतंजलि ने महाकाव्य नामक ग्रंथ की रचना की थी, और इसी ग्रंथ के माध्यम से हमें भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। इसी के अलावा देखो, हमने बात की थी साहित्यिक स्रोत में, साहित्यिक स्रोत में हम लोगों ने बात की थी धार्मिक साहित्य की, हम लोगों ने बात कर दी थी, और एक हमने बात की थी धर्मनिरपेक्ष साहित्य के बारे में, ठीक है। इसके अलावा भी हमें, एक मिनट मिटा देता हूं इसको मैं, इसके अलावा भी हमें जानकारी मिलती है विदेशी विवरण से। विदेशी विवरण क्या है? समय समय पर बहुत सारे विदेशी जो लोग थे वो आते रहे, बहुत सारे वंश थे, जैसे मौर्य वंश हुआ, गुप्त वंश हुआ, शातवाहन वंश हुआ, इन सभी वंश के राजा के समय ये आते रहे, और इनको संरक्षण प्रदान किया गया। बहुत सारे जो यात्री हैं उनको आप जानते भी होंगे, जैसे मेगास्थनीज हुआ, फायान हुआ, वैनसांग हुआ, इत्सिंग हुआ, और बहुत सारे ऐसे यात्री आए जिन्होंने भारत के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य के बारे में डिटेल से समझाया था, ठीक है। ये हम लोगों ने बात कर ली है। तो साहित्यिक स्रोत में दो चीजें तो हमें पता ही है कि भाई, एक तो धर्मनिरपेक्ष है और एक धार्मिक साहित्य है, ठीक है। इसके अलावा हमने एक चीज और जोड़ दी है, वो है विदेशी विवरण, जिसमें मेगास्थनीज का विवरण हो गया, महायान का विवरण हो गया, और वैनसांग का विवरण हो गया। आप मुझे थोड़ा सा कष्ट करके मुझे ये बता दीजिए, 4 लोग ऑनलाइन है, तो मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? फायान किसके शासनकाल में आया था? वैनसांग किसके शासनकाल में आया था? देखो, छोटे छोटे कंटेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो नहीं, मैं रोज क्लास लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, अब से मैं कंटिन्यू करूंगा। कम से कम एक क्लास तो मैं लूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। अभी तो फिलहाल मैं प्लस पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। प्लस पे तो अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटे का टाइम मिला है मुझे, और मुझे टाइम भी 7 बजे का मिला है,
मैं चाहता तो 5 बजे का टाइम भी ले सकता था, लेकिन 5 बजे के मेरे और भी बैच चलते हैं, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, और समय के अभाव की वजह से ही मैंने आगे स्टूडियो प्रभाव पे कंटिन्यू नहीं किया था। लेकिन अब थोड़ा सा 1 घंटे का टाइम तो मेरे पास है, तो मैं निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने साहित्यिक स्रोत की बात कर ली है, साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य, और एक है विदेशी विवरण। ठीक है, आगे हम लोगों ने बात की थी कि इतिहास को समझने में एक चीज और है। एक चीज कौन सी है? एक चीज है ये पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? जैसे हम बताएं कि अभिलेख, अभिलेख यानी कि बहुत सारे जो ऐसे राजा रहे हैं, उन राजाओं ने अपने समय समय पर बहुत सारे अभिलेख खुदवाए हैं। अब अभिलेख खुदवाने का मतलब अभिलेख उत्कीर्ण करवाने का इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? जिससे ये अपने राजवंश के बारे में बता सकें कि हमारे वंश में किस प्रकार से प्रशासन व्यवस्था थी, किस प्रकार से आर्थिक व्यवस्था थी, किस प्रकार से विदेशी नीति थी, जिससे कि आगे के जो आने वाले शासक हैं वो उनको समझ सकें, या फिर उनके बारे में एक समझ बन सके। ठीक है, तो आगे वाले शासकों के लिए या फिर इतिहास को संरक्षित करने के लिए अभिलेख का निर्माण विभिन्न राजाओं के द्वारा करवाया जाता था। ठीक है, तो अभिलेख में जो बातें लिखी गई हैं उनके माध्यम से भी हम लोग समझ सकते हैं कि इतिहास क्या होता है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं सिक्के के बारे में, तो सिक्के में बहुत सारी बातें लिखी होती हैं, जैसे किसी भगवान का चित्र दिया होगा उसमें। ठीक है, या फिर किसी जो राजा है उसका चित्र दे रखा होगा। जैसे एक सिक्का है गुप्तकालीन, जिसमें समुद्रगुप्त को संगीत या वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमें ये सीखने को मिलता है, हमें ये समझने को मिलता है कि जो समुद्रगुप्त था वो संगीत में पारंगत था, या फिर संगीत में अभिरुचि रखता था। तो इस प्रकार से हमें सिक्के के माध्यम से भी अपने इतिहास को समझने का मौका मिलता है। ये हम लोगों ने बात कर ली है। अब बात करते हैं मृदभांड के बारे में। मृदभांड क्या होता है? मृदभांड होते हैं बर्तन। तो उस समय में किस तरह के बर्तन आपको देखने को मिलते थे? किस तरह के बर्तन आपको देखने को मिलते थे कि बर्तनों में जो मिट्टी का उपयोग होता था, वो किस प्रकार की मिट्टी का उपयोग होता था, उस पर जो चित्रकारी की जाती थी वो किस तरह से चित्रकारी की जाती थी, उसमें किस किस तरह का रंग है वो भरा जाता था, किस तरह की उसमें आकृति है वो उत्कीर्ण की जाती थी, है ना? ये सब हमें मृद भांड में देखने को मिलेगा। या फिर किस किस धातुओं से कौन कौन से मृद भांड मिले गए हैं, तो हमें इतिहास में ये समझने को मिलेगा कि इस काल में तांबे की खोज हो चुकी थी, या फिर इस काल में लोहे की खोज हो चुकी थी। तो इस प्रकार से मृद भांड के माध्यम से भी हम अपने इतिहास को समझने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, कि किस प्रकार की वहां पर औद्योगिक व्यवस्था थी, तो मृदभांड के बारे में, मृदभांड के माध्यम से हम लोग ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मारक भवन के बारे में। ठीक है, तो स्मारक भवन के माध्यम से भी हम अपने इतिहास को समझ सकते हैं। जैसे स्मारक भवन किस तरह से निर्मित किया गया था, कौन कौन सी चीजें उसमें इस्तेमाल की गई थी, किस प्रकार के पत्थरों का उसमें यूज किया गया था, और ये जो पत्थर लाए गए थे वो किस देश से लाए गए थे, है ना? तो इससे हमें विदेश नीति के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, लकड़ी के स्मारक भवन थे, या फिर उसके स्मारक भवन थे सीमेंट के, है ना? तो ये सब चीजें हमें क्या है, देखने को मिल जाती है, और स्मारक भवन के माध्यम से भी हमें समझने को मिलता है कि इतिहास हमारा कैसा था। जैसे अगर स्मारक अगर थोड़े से लो क्वालिटी के होंगे, तो हमें समझ में आता है कि वहां की जो अर्थव्यवस्था थी थोड़ी सी डामाडोल टाइप की थी। या फिर स्मारक भवन जो होंगे वो एकदम भव्य टाइप के होंगे, तो इससे हमें यह समझने को मिलता है कि उस समय के शासनकाल का समय जो रहा होगा वो स्वर्ण युग रहा होगा। बात करते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इस तरह की। ठीक है, तो हमने देख लिया कि स्मारक भवन के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं अपने इतिहास को। अब हम बात करते हैं मूर्तियों के बारे में। तो आपको पता है कि मूर्तियों से भी हम लोग अपने इतिहास को समझ सकते हैं। जैसे हड़प्पा कालीन सभ्यता में बहुत सारी मूर्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझने को मिलता है? जैसे मूर्तियां मिलती है किसी नर्तकी नर्तकी की मूर्ति मिलती है, नर्तकी, अरे ये राइटिंग सही नहीं आ रही है, थोड़ा समझ लेना। नर्तकी है यानी कि जो नृत्यांगना है उसकी मूर्ति मिलती है। इसका मतलब क्या समझते हैं हम? इसका मतलब, इसका अनुमान हम ये लगाते हैं कि इस समय यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें नाच गाने का प्रबंध था, या फिर रुचि रखते थे, या फिर मनोरंजन के साधन में वो नाच गाने को रखते थे। अगर मान लो कि मूर्ति मिल गई किसी देवी की, तो हम क्या बोलते हैं इसको? हम क्या अनुमान लगाते हैं?
हम अनुमान ये लगाते हैं कि यहाँ पर देवियों की पूजा की जाती थी, यानी कि यहाँ पर धर्म का बोलाबाला था। या फिर हम कह सकते हैं किसी पशु की मूर्ति मिल गई, तो इसका मतलब क्या है, वहां पर उस समय यानी कि हड़प्पा काल सभ्यता में ये पशु देखने को मिलते हैं। तो हमें पशु के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी कि हड़प्पा कालीन सभ्यता थी वो कौन कौन से पशु से परिचित थी। तो आप मुझे थोड़ा सा कृपा करके ये बता दें कि हड़प्पा सभ्यता की जो हड़प्पा सभ्यता कौन से पशु से परिचित नहीं थी। एक तो पशु का नाम मुझे बता दो, ठीक है, पशु का नाम मुझे बता दो, और एक मुझे बता दो कि हड़प्पा सभ्यता कौन सी धातु से परिचित नहीं थी। देखो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा चुके हैं। कौन सी धातु, आपको धातु का नाम बताना है, आपको धातु का नाम बताना है और आपको पशु का नाम बताना है, ठीक है। देखो भारत में पहली बार मूर्ति गौतम बुद्ध की बनी थी, हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन देखो धार्मिक विषय की अगर हम बात करते हैं, मूर्ति पूजा का प्रचलन बौद्ध धर्म की मूर्ति बनने के बाद में ही हुआ था, ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन मूर्तियां हमेशा बनती रही हैं, ठीक है। हड़प्पा कालीन सभ्यता में भी आपको बहुत सारी मूर्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी। मैं धार्मिक क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल ग्रंथ की, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कि भाई इतिहास को समझने में हमने बात की थी किसकी, एक तो धार्मिक स्रोत की बात की थी और एक हमने बात की थी अधार्मिक स्रोत की बात की थी। देखो मैं आपको बता देता हूं, देखो सॉरी अधार्मिक नहीं, धर्मनिरपेक्ष साहित्य। एक तो हमने साहित्यिक स्रोत में ये धार्मिक साहित्य की बात की थी और एक हमने बात की थी धर्मनिरपेक्ष साहित्य की, ठीक है। और एक हमने बात की थी, ये है हमारा विदेशी विवरण। तो हमने तीन चीज को आधार मानकर अपने साहित्य को समझने का प्रयास किया था, समझ में आ गया। तो अब हम ये समझते हैं कि भाई ये जो साहित्यिक स्रोत है या फिर विदेशी विवरण है, इनकी भी कहीं ना कहीं सीमाएं हैं। तो उन्हीं सीमाओं को देखने का हम प्रयास कर रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी सीमाएं हैं जो कि इतिहास लेखन में त्रुटि करती हैं, ठीक है। तो साहित्यिक स्रोत की सीमाएं के बारे में बात करते हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट है, पहला जो हमारा तथ्य है वो क्या है, ये जो होती हैं, ये जो स्रोत होते हैं जिसके माध्यम से हम इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं, तो ये धार्मिक पूर्वाग्रह से युक्त हो सकती हैं। यानी कि हो सकता है कि अभी जो हमें कोई चीजें ग्रंथ मिले हैं, तो जो जो ग्रंथ है वो हिंदू धर्म से प्रभावित हों, यानी ग्रंथ लिखने वाला है उसके मन में हिंदू धर्म है, वो उच्च उच्च धर्म की श्रेणी में आता हो, और जो अन्य धर्म है वो निम्न श्रेणी में आते हों। तो आप ये समझ सकते हो कि वो अपने धर्म को बढ़ा चढ़ाकर लिखेगा और दूसरे के धर्म को वो निम्न कहेगा, ठीक है। तो ये धार्मिक पूर्वाग्रह से युक्त हो सकती है। तो एक बात हम लोगों ने बात कर ली है। दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं कि साहित्यिक स्रोत की सीमाएं कौन कौन सी हैं। तो इन ग्रंथों में बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहने की परंपरा शामिल होती है, यानी कि बात कुछ और होती है और ये लोग जो हैं बढ़ा चढ़ाकर बात कहते हैं। जैसे अगर कोई राजा है, उसने 200 किलो वजन उठा लिया, ठीक है, तो वहां का जो दरबारी होगा वो क्या बोलेगा कि हमारे राजा थे वो 400 किलो वजन उठा लिया करते थे, ठीक है। तो इन ग्रंथों में क्या है, बढ़ा चढ़ाकर बात कर दी जाती हैं। बहुत सारी बातें आपको इसमें वैज्ञानिक रूप से प्रूफ नहीं हो सकती हैं, बहुत सारी बातें आपको अतार्किक मिलेंगी। समझ में आ गया, ये आपकी बातें हो गई, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। आगे हम बात करते हैं, दरबारी लेखन की परंपरा अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन पर आधारित होती है। यानी कि दरबारी जो होते हैं ना, राजा के इतिहास का लेखन दरबारी करते हैं। तो ये दरबारी जो हैं वो राजा के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं कि भाई हमारे राजा के टाइम पर जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो उच्चतम श्रेणी की थी, आर्थिक व्यवस्था थी, वो सभी संपन्न लोगों खुश थे, कृषि में सभी लोग खुश थे, सभी को आयकर बहुत कम था। मतलब ये सब जो चीजें होती हैं, दरबारी जो लिखेगा वो राजा के पक्ष में ही लिखेगा, राजा की बुराइयां बहुत कम लिखेगा वो। समझ में आया क्यों, क्योंकि दरबारी को सैलरी देने वाला काम है वो कौन कर रहा है, वो राजा कर रहा है, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने बात कर ली है कि सीमाओं के बारे में, कि दरबारी लेखन की परंपरा अतिशोक्तिपूर्ण, अतिशोक्ति मतलब बहुत ज्यादा अतिशोक्ति कर दिया करती थी। अब हम बात करते हैं, जैसे कोई ग्रंथ मिलता है तो इसमें घटनाएं तो मिलती हैं, लेकिन घटनाओं के साथ साथ इसमें तिथि का वर्णन नहीं मिलता है। तो हमें क्या है कि कोई भी घटना जो है
कोई भी जो घटना है उसका हमें सही मालूम होता नहीं है कि भाई ये घटना कब घटी थी, इस घटना के बाद ये घटना आई होगी, इस घटना के बाद ये घटना आई होगी, इस घटना के बाद ये घटना आई होगी। तो पूरा इतिहास समझने में हमें थोड़ी सी क्या है, मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अगर तिथि का वर्णन भी दे रखा होता कि इस समय भाई मौर्य साम्राज्य आया था, इस समय गुप्त साम्राज्य आया था, इस समय सातवाहन काल आया था, इस समय जो है सल्तनत कालीन समय आया था, तो ये सब चीजें धार्मिक साहित्य में और जो धर्मनिरपेक्ष साहित्य हैं उनमें देखने को नहीं मिलती हैं। और इसके साथ साथ जो विभिन्न समय पर जो यात्री भी आए थे उनके समय में भी ये चीजें नहीं मिलती हैं। तो ये भी कमी हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हम जो इतिहास लेखन की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या है, थोड़ा सा अतार्किक मानते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं इसमें इन ग्रंथों में परिवर्ती कालीन लेखकों के द्वारा जब पूर्ववर्ती घटनाओं का उल्लेख किया जाता है तो उसमें कुछ बातें छूट जाती हैं और कुछ नई बातें शामिल हो जाती हैं। जैसे मान लो कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य था, वो पहला शासक था, ठीक है। और आपको पता है कि पुष्यमित्र सुंग ने राइटिंग सही नहीं आ पा रही है। पुष्यमित्र सुंग ने जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसके जो अंतिम शासक था उसकी हत्या करके सुंग वंश की इसने स्थापना की थी, ठीक है। तो अब मुझे आप बताओ कि पुष्यमित्र सुंग है वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सारी चीजें हैं वो हटा देगा, या फिर क्या है, बहुत सारी चीजें वो छोड़ देगा, और या फिर हो सकता है कि ये इतिहास को ही चेंज करने का प्रयास करे। तो जो पहले के शासक होते हैं और जो बाद के शासक होते हैं, तो बाद के शासक जो आते हैं वो पहले के शासक को क्या है, पहले के शासक के इतिहास को परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। तो हमने इसी प्रकार से देख लिया है हमने कि किस तरह से जो पुष्यमित्र शुंग है वो चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करेगा, ठीक है। तो ऐसी त्रुटि आना भी क्या है, संभव हो जाती है। इस प्रकार तो हम समझ सकते हैं कि ये जो साहित्यिक स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, इन साहित्यिक स्रोत में बहुत सारी कमियां हम देख सकते हैं। पुरातात्विक स्रोत की सीमाओं के बारे में बात करते हैं हम, ठीक है। तो पुरातात्विक स्रोत देखो, पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से देखे थे हमने, ये हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं जिसमें क्या है, ये हैं हमारे अभिलेख, ये हैं हमारे सिक्के, ये हैं हमारे मृदभांड और स्मारक और मूर्तियां। तो अभिलेख, सिक्के, मृदभांड, स्मारक भवन और मूर्तियों के माध्यम से हम इतिहास को समझने का प्रयास कर रहे थे। अब इसके माध्यम से जो हम इतिहास समझ रहे हैं तो इसमें कौन कौन सी कमियां हैं, देखो हमने साहित्यिक स्रोत की सीमाएं देख ली थी, और इसी के साथ साथ हम जो बात कर रहे हैं सीमाएं में, ये है पुरातात्विक स्रोत की सीमाएं, ठीक है। तो यह साहित्यिक स्रोत की सीमाओं को दूर करते हैं, अतः इनका महत्व दिया जाता है। तो मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे जो बात साहित्यिक स्रोत में लिखी गई है और वही बात पुरातात्विक स्रोत से प्रूफ होती है, तो इस घटना को हम क्या है, सत्य मान लेते हैं। वरना मैंने आपको बताया था कि साहित्यिक स्रोत की कौन कौन सी सीमाएं हो सकती हैं, कि यह धार्मिक पूर्वाग्रह से युक्त हो सकती है, इन ग्रंथों में बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहने की परंपरा शामिल होती है, दरबारी लेखन की परंपरा अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन पर आधारित होती है, इनमें तिथि क्रम का अभाव मिलता है, और इन ग्रंथों में परिवर्ती कालीन लेखकों के द्वारा जब पूर्ववर्ती घटनाओं का उल्लेख किया जाता है तो उसमें कुछ बातें छूट जाती हैं और कुछ नई बातें शामिल हो सकती हैं, ठीक है। तो ये साहित्यिक स्रोत की सीमाओं के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है, और पुरातात्विक स्रोत की सीमाओं के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया है। तो मैं समझता हूं कि आपको कुछ भी चीज समझने में परेशानी नहीं आई होगी, ठीक है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ी हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, एक बार बहुत सरसरी निगाहों से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हम लोग समझ रहे थे। तो इसमें हमने इतिहास की परिभाषा पढ़ ली कि वर्तमान के प्रकाश में अतीत के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। जानकारी के स्रोत की हम लोग बात कर रहे थे, तो इसमें दो स्रोत होते हैं, एक तो साहित्यिक स्रोत होता है और एक होता है पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। साहित्यिक स्रोत को भी हमने दो भागों में बांट लिया था, एक है हमारा धार्मिक साहित्य और एक है हमारा धर्मनिरपेक्ष साहित्य, ठीक है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने बात कर ली थी धार्मिक साहित्य कौन कौन से हैं, धार्मिक वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण, इसके अलावा त्रिपिटक। बौद्ध साहित्य की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये है त्रिपिटक, दीपवंश,
महावंश, दिव्यवदान। इसी के साथ साथ हम जो बात कर रहे हैं वो है जैन साहित्य में कल्पसूत्र, परिशिष्ट पर्व, भगवती सूत्र। इसके अलावा ये हमने धार्मिक धार्मिक साहित्य की बात कर ली है, और हम यहां बात करेंगे धर्मनिरपेक्ष साहित्य के बारे में। तो इसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है, बाण भट्ट का हस्त चरित्र है, और पतंजलि का महाकाव्य है। विदेशी विवरण की हम लोग बात करते हैं तो इसमें मेगास्थनीज का विवरण, फायान का विवरण, वैनसांग का विवरण। ठीक है, ये हम लोगों ने बात कर ली थी साहित्यिक स्रोत के बारे में। इसके बाद हम जो बात करेंगे ये है पुरातात्विक स्रोत, जिसमें अभिलेख, मृदभांड, स्मारक भवन, मूर्तियों के बारे में पढ़ लिया था हमने। और हमने साहित्यिक स्रोत की सीमाओं के बारे में पढ़ लिया था कि इतिहास में अगर हम साहित्यिक स्रोत को आधार मानते हैं तो कौन कौन सी समस्याओं से हमें जूझना पड़ता है। इसी प्रकार से पुरातात्विक स्रोत की सीमाओं के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्राचीन भारत का विभाजन। ठीक है, यह है हमारा प्राचीन भारत का विभाजन। तो प्राचीन भारत के विभाजन की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राचीन भारत का विभाजन लिपि लेखन के आधार पर, लिपि लेखन प्रणाली के आधार पर, यानी कि वहां पर जो लिपि यानी कि जो लेखन शैली मिली है उसके आधार पर हम इतिहास को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बात किया है, इसको बांटा है तीन भागों में। एक तो है हमारा कौन सा है, ये है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा है हमारा देखो, दूसरा है हमारा आद ऐतिहासिक काल, और तीसरा है हमारा ऐतिहासिक काल। ये हमारा क्या है, ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसमें बुद्ध काल आता है और महाजनपद काल आता है। ये 600 बीसी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखो, हमने ये प्राचीन भारत का जो इतिहास है इसका विभाजन हम लोगों ने किया है लिपि लेखन प्रणाली के आधार पर। किसके आधार पर, लिपि लेखन प्रणाली के आधार पर। यानी कि मतलब इसमें लिपि लिखी थी या फिर इसमें लिपि थी या फिर नहीं थी, इसके आधार पर हम लोगों ने इतिहास को बांटने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो है हमारा कौन सा है, ये है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में लिपि नहीं थी, लिपि नहीं थी, ध्यान रखना, लिपि नहीं थी। ठीक है ना, लिपि नहीं थी प्राग ऐतिहासिक काल में। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्राग ऐतिहासिक काल के लोग किताबों से परिचित थे या फिर ग्रंथों से परिचित थे, तो आप मना कर देना कि भाई नहीं थे, क्योंकि उन्हें लिखना आता ही नहीं था। जब लिखना नहीं आता है तो क्या है, वो ग्रंथ वगैरह भी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन सा है, वो है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, ये है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो इसमें क्या है विशेषता, इसमें विशेषता है, मैं एक बार डिलीट कर देता हूं सभी को। तो आद्य ऐतिहासिक काल की विशेषता क्या है, इसमें लिपि तो थी, इसमें लिपि तो थी किंतु पढ़ी नहीं गई। जैसे हड़प्पा काल, हड़प्पा काल हड़प्पा काल में लिपि थी, लेकिन वो लिपि इतनी जटिल थी कि उसको पढ़ा नहीं जा सकता था। वो लिपि चित्रकला के रूप में थी, यानी कि बहुत सारे सिंबल का यूज किया गया था और इस सिंबल के माध्यम से उस लिपि को लिपिबद्ध किया गया था। तो लिपि तो थी, लेकिन उस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगर उस लिपि को हम लोग आज पढ़ लेते तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में और सटीक जानकारी हमें मिल जाती, लेकिन दुर्भाग्यवश हम हड़प्पा कालीन सभ्यता की लिपि को पढ़ नहीं सके हैं। ये काम आज भी जारी है, लेकिन इस लिपि को अभी तक समझा नहीं जा सका है। ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक काल की हम लोग बात करते हैं, तो आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि तो थी लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी। ठीक है, दूसरी विशेषता की बात करते हैं कि लिपि तो नहीं है, किंतु आर्यों ने अपने जीवन का प्रदर्शन ऐसे किया कि परिवर्ती काल के लोग उसे आसानी से समझ सकें। यानी कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो श्रुतियों के माध्यम से याद की जाती थी। तो आने वाले जो राजा वगैरह होते थे, तो उनको जो पहले के राजा हैं उनके बारे में समझ में आ जाया करता था कि पहले की प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो आर्य जब लोग आए तो उन्होंने लिपि
लिपि तो नहीं थी उनकी, लेकिन अपने जीवन का प्रदर्शन इस प्रकार किया कि जो आने वाले राजा हैं उनको पिछले राजाओं के बारे में समझ में आ जाए। तीसरी विशेषता क्या थी? जब खाद्य उत्पादक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ था, है ना, यानी कि आदि ऐतिहासिक काल में खाद्य उत्पादक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हो चुका था, यानी कि गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, चावल, इस सब की खेती हो चुकी थी। ठीक है, तो हमने आधे ऐतिहासिक काल की हम लोगों ने बात कर ली है कि कृषि अर्थव्यवस्था का उस समय विकास हो चुका था। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक महाजनपद। ऐतिहासिक काल यानी कि बुद्ध काल और महाजनपद काल। आपको पता है कि इस समय में बौद्ध और जैन जो हैं धर्म काफी प्रचलित हो चुके थे। बहुत सारे राजा थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को और जैन धर्म को संरक्षण प्रदान कर रखा था। तो इस काल की हम लोग बात करते हैं, यानी कि 600 बीसी की बात करते हैं। लिपि लेखन प्रणाली का पूर्ण विकास हो चुका था। ठीक है, लिपि लेखन प्रणाली का पूर्ण विकास हो चुका था, यानी कि लिपि लिपि थी इनकी, और लिपि के माध्यम से इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की थी, और इन ग्रंथों के माध्यम से आज हम उस समय यानी कि बुद्ध काल और महाजनपद काल के इतिहास को समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने लिपि के आधार पर हम लोगों ने इसको 3 भागों में विभाजित कर लिया। किस काल में लिपि नहीं थी, किस काल में लिपि थी लेकिन समझा नहीं जा सका था, और किस काल में पूर्णतः लिपि थी और उस लिपि के माध्यम से हम समझ सकते हैं अपने इतिहास को। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया है। देखो मेरा 7 बजे का टाइम है, और 7 बजे के टाइम में आपको पूरी हिस्ट्री है वो करवाऊंगा प्रीलिम्स पेपर के पहले पहले। ठीक है, तो जितने भी आपके दोस्त हैं उनको आप बता दीजिए कि 7 बजे हिस्ट्री की क्लास होती है, और बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये हमने प्राचीन भारत का जो इतिहास था उसका विभाजन किया था, वो हमने लिपि के आधार पर कर लिया। किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंपल सी चीजें हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्राग ऐतिहासिक काल की। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल, ये प्राग ऐतिहासिक काल है। ठीक है, देखो ये हम लोग बात कर रहे थे, ये लिपि के आधार पर जो हमारा है फर्स्ट प्राग ऐतिहासिक काल। इसकी विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता थी कि लिपि नहीं लिखी गई है। ठीक है, तो इसी प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोगों ने बांट लिया है, हम लोगों ने बांट लिया है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, अब एक एक करके हम इन सब के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे कि भाई पुरा पाषाण काल है, इसमें किस तरह की विशेषताएं होती हैं, किस तरह की सामाजिक व्यवस्था थी, किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था थी, किस तरह की आर्थिक व्यवस्था थी, इन सब के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से मध्य पाषाण काल है, और इसी प्रकार से नव पाषाण काल है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैलियोलिथिक एज इंग्लिश में, मीसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। ठीक है, टाइमिंग की हम लोग बात कर लेते हैं, क्या टाइमिंग है? तो 10,000 बीसी यानी कि 10,000 ईसा पूर्व, आरंभ से 10,000 ईसा पूर्व तक है इसकी, इस समय को हम बोलते हैं पुरापाषाण काल। और 10,000 बीसी से 6,000 बीसी इस काल को हम बोलते हैं मध्यपाषाण काल, और 6,000 बीसी से 3,000 बीसी इसको बोलते हैं हम नवपाषाण काल। तो आपको समस्या वाली कोई बात नहीं है, इसको आपको याद रखना भी नहीं है, एग्जाम में पूछता भी नहीं है, लेकिन एक आइडिया आपको लग जाएगा कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल है, इन तीनों में कौन कौन से डिफरेंस होते हैं। समझ में आ गया है? तो पुरापाषाण काल था, पुरापाषाण काल जो है इसकी हम बात करते हैं, इसमें कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो देखो, इसको भी हमने 3 भागों में विभाजित कर दिया है, पुरापाषाण काल को भी हमने 3 भागों में विभाजित कर दिया है। एक तो निम्न है, एक मध्य है, और एक है उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, तो निम्न की हम लोग बात करते हैं, निम्न में है पुरापाषाण काल, और मध्य भी पुरापाषाण काल है, यानी कि निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल। अब इन दोनों काल में ऐसी कोई विशेषता नहीं है, यानी कि ऐसी कोई आधुनिक तकनीक का विकास नहीं हुआ था कि हम इसका अध्ययन करें। तो मतलब विकास की प्रक्रिया थी वो अत्यंत क्या थी? मंद थी, अत्यंत मंद थी। ठीक है, लेकिन उच्च पुरापाषाण काल जब आया तो इसमें कौन कौन से विकास हुए थे? देखो, आधुनिक मानव का विकास हो चुका था। देखो, अब मानव का विकास हम आपको बताते हैं
किस प्रकार से मानव का विकास हुआ था। तो आप सभी को पता है कि एक ये बंदर प्रजाति का जो है फिर इससे थोड़ा सा ये उठ खड़ा हुआ, यही बंदर, इसके हाथ थोड़े से छोटे हुए, पैर थोड़े से बड़े हो गए इसके। इस समय ये झुककर चलता था और आगे यही झुका हुआ व्यक्ति है वो थोड़ा सा खड़ा हो गया, लेकिन इसका जो मुंह है वो अभी तक बंदर के समान ही था। इसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आया और इसका जो शरीर है इसने पूर्णतः मानव का शरीर ले लिया। लेकिन लेकिन इसका जो फेस की बात करते हैं तो फेस में फिर भी बंदर जैसे जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी कि चपटी नाक आपको देखने को मिल जाएगी और जो जबड़ा है वो बाहर की ओर निकला हुआ मिल जाएगा। इसी के साथ साथ ये मानव जो है वो अब विकास हो चुका है और आधुनिक मानव, आज का जो आधुनिक आधुनिक मानव है उसने शक्ल ग्रहण कर ली इस तरह की। ठीक है, तो इस तरह से जो विकास हुआ है मानव का, इसे बोलते हैं मानव का विकास क्रम। ये तो हमने सिंपल वे में बात कर ली है। अब इसी को हम बात कर लेते हैं टेक्निकल वे में। ठीक है, इसको बोलते हैं आस्थेलोपिथेकस। आस्थेलोपिथेकस इसको बोलते हैं हिंदी में आदि मानव। ठीक है, इसके बाद पिथिंक्रेथोपस। पिथिंक्रेथोपस इसको बोलते हैं होमो इरेक्टस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निएंडरथल मानव। ठीक है, निएंडरथल मानव यानी कि अक्षरबद्ध भाषा, यानी कि इस समय पर भाषा का निर्माण हो चुका था। ठीक है, इसके बाद आता है क्रोमेगन। अब क्रोमेगन की विशेषता क्या थी? इसमें मानव जो है बोलने का विकास कर चुका था, यानी कि इसमें मानव बोल रहा था। इसके बाद हम बात करते हैं होमोसेपियंस की। होमोसेपियंस जो है वही, इसी को हम बोलते हैं आधुनिक मानव। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑस्ट्रेपिथेकस से होमोसेपियंस की जो यात्रा है वो पूरी हो गई और आदि मानव से मानव आधुनिक मानव बन गया। ठीक है, तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये उच्च पुरापाषाण काल, यानी कि हम लोगों ने बात की थी प्राग ऐतिहासिक काल की, ये हमने प्राग ऐतिहासिक काल की बात की थी। प्राग ऐतिहासिक काल में पुरापाषाण काल की हम लोग बात कर रहे हैं और पुरापाषाण काल को हमने 3 भागों में विभाजित कर लिया। एक तो निम्न है, एक मध्य है और एक उच्च है। तो उच्च पुरापाषाण काल में ही आधुनिक मानव का विकास हो चुका था। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया किस तरह से आधुनिक मानव का विकास हो गया था। मैंने आपसे बात की थी कि निम्न और मध्य पुरापाषाण काल है, इसमें जो तकनीकी की जो गति थी वो बहुत मंद थी। आगे हम वापस आते हैं उच्च पुरापाषाण काल में। तो पहले हम लोगों ने विशेषता की बात कर ली कि आधुनिक मानव का विकास हो चुका था। दूसरा है इसमें चित्रकला का विकास हो चुका था, यानी कि इस समय पर बहुत सारी जो गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी, जैसे बाघ की गुफाएं हुई, अजंता एलोरा, सॉरी अजंता एलोरा नहीं, ये तो बाद में आए थे, जिसने राष्ट्रकूट चोल इन लोगों ने इसका विकास किया था। बाघ की गुफाएं हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो उनमें गुफाओं में जो चित्रकला आपको देखने को मिलेगी वो उच्च पुरापाषाण काल की ही आपको देखने को मिलेगी। तो आपको पता है कि इस समय के जो लोग हैं वो चित्र बनाने लग गए थे, क्योंकि चित्र बनाने का समय इनको क्यों मिलता था? क्योंकि इनका खाने की व्यवस्था हो चुकी थी और ये झुंड में रहना स्टार्ट कर दिया था इन लोगों ने। तो इनका जो बचा हुआ समय था वो मनोरंजन के रूप में ये चित्रकला करते थे और गुफाओं पर विभिन्न प्रकार के चित्र बनाया करते थे। जैसे पशु का चित्र बना दिया, या फिर उन्होंने एक ग्रुप का चित्र बना दिया, या फिर आक्रमण करते हुए जो मानव है एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर जो आक्रमण कर रहा है उसका चित्र बना दिया। इस प्रकार से इन्होंने वहां की, मतलब तत्कालीन यानी कि उच्च पुरापाषाण काल की सामाजिक व्यवस्था के बारे में इन लोगों ने बता दिया। ठीक है, तो चित्रकला का विकास हो चुका था। इसके अलावा मानव शिकारी जीवन जी रहा था। देखो मैंने आपको बताया ना कि पहले जो आदि मानव था उसको बड़ी समस्याएं हुआ करती थी। अब क्या है, मानव जो है पूर्णतः शिकारी जीवन जी रहा है, यानी कि शिकार कर रहा है और शिकार के माध्यम से पशु को पशु को जलाकर, है ना, उसको उसको भोजन के रूप में ग्रहण कर रहा है। तो अब उसकी भोजन की व्यवस्था है वो पूरी हो चुकी है, और भोजन की व्यवस्था हो चुकी है तो वो वही चित्रकला पे ध्यान देगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने 3 विशेषताओं की बात की उच्च पाषाण काल में। कौन कौन सी? एक तो आधुनिक मानव का विकास, चित्रकला का विकास हो चुका था और मानव शिकारी जीवन जी रहा था। इससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से समय पर कौन कौन सा विकास हो चुका था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात कर ली है मानव का विकास क्रम। अब पुरापाषाण काल की हम लोग और विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो ये हम लोगों ने बात कर ली थी कि मानव जो है
वो क्या है, शिकारी जीवन जी रहा था। देखो, शिकारी जीवन जी रहा था, पत्थरों से उपकरण का निर्माण हो चुका था, यानी कि बहुत सारे छोटे पत्थर थे, बहुत सारे बड़े पत्थर थे, तो पत्थरों के माध्यम से उपकरणों का निर्माण हो चुका था। देखो आप यहां पर देख सकते हो ना, देखो यहां पर एक नुकीला पत्थर, यहां पर एक, देखो कर्सर क्यों नहीं जा रहा है ये, यहां पर एक नुकीला पत्थर है, नुकीला पत्थर को लकड़ी में लगा लिया है, लकड़ी में या फिर क्या नाम से जो हड्डी है उसमें इसमें डाल दिया है और इससे एक तरह से कुल्हाड़ी का निर्माण कर दिया है। तो इसके माध्यम से ये लोग क्या है, पेड़ों को काटेंगे और पेड़ों को काटने के बाद ये लोग कृषि भी करना स्टार्ट कर देंगे। तो इन हथियारों का निर्माण हुआ, इन हथियारों के माध्यम से इनका जो जीवन है वो काफी सरल बन गया और सिंपल बन गया। ऐसे ही आप देख सकते हो बर्तन का निर्माण कर लिया इन लोगों ने, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, काटने छीलने इन सब चीजों का निर्माण कर लिया, जिसके माध्यम से इनका जो जीवन है वो अत्यंत सरल बन गया। तो बात करते हैं कौन कौन सी चीजें यहाँ पर निर्मित हो चुकी थी। तो कुल्हाड़ी है, देखो कुल्हाड़ी बन गई थी और गंडासा खंडक इसमें बन चुका था। तो पत्थरों से उपकरण का निर्माण होता था, इसमें क्रोड निर्मित करोड़ों की प्रधानता थी, है ना। यानी कि पत्थर से निर्मित जो पदार्थ हैं उनकी इसमें विशेषता थी। तो हमने बात कर ली है पुरापाषाण काल की। देखो ये हमने जो बात कर रहे थे ना, प्राग प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोगों ने 3 भागों में विभाजित किया था, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। हम इन्हीं की विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे या फिर बुक्स में पढ़ोगे तो ये सब चीजें आपको बिखरी हुई मिलेंगी, लेकिन यहां पर मैंने एक तरह से आपको जमा दिया है कि सिस्टमेटिक वे में आप समझ सकें। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, ये है हमारा मध्यपाषाण काल। किसकी बात कर रहे हैं, मध्यपाषाण काल की। तो इसमें यानी कि इस समय में कौन कौन सी चीजें घटित हुई थी या फिर कौन कौन सी विशेषताएं थी, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो मध्यपाषाण काल में शल्क उपकरणों का निर्माण हो चुका था। शल्क उपकरणों का मतलब कि छीलने काटने वाले ये सब चीजें हैं, और नुकीले हथियार हैं, उनका निर्माण हो चुका था। और इनके माध्यम से लोग जो हैं, मतलब जो आदि मानव हैं, जो मानव हैं, वो शिकार कर रहे थे, शिकार कर रहे थे और आसानी से उनका शिकार हो जाया करता था, क्योंकि ये जो हथियार हैं वो अत्यंत पैने हुआ करते थे। मतलब घिस घिस के इन लोगों ने ये जो पत्थर के जो हथियार थे इनको इन्होंने पैना कर लिया और आसानी से काटना छीलना इनका हो गया। इसके अलावा छोटे छोटे हथियार उपकरण बनने लगे, ये मरने नहीं है, ये बनने लगे, है ना। क्या है ये, बनने। अब छोटे छोटे हथियार के माध्यम से ये पीसने का, काटने का, है ना, छीलने का काम कर सकते हैं। पहले बड़े बड़े हथियार इन लोगों ने बनाए, बड़े बड़े हथियारों से इन लोगों ने कृषि योग्य भूमि का निर्माण किया और शिकार किया इन लोगों ने। अब छोटे छोटे जो हथियार बन रहे हैं, उन छोटे छोटे हथियार से ये जो रोजमर्रा की जिंदगी है, रोजमर्रा की जिंदगी जीने में जो समस्याएं उनको आती हैं, उनको पूरा करने के लिए छोटे छोटे हथियार का भी उपकरण होने लगा। और कभी कभी तो इन हथियारों का उपयोग साथ वाले समूह के लिए भी किया जाता था, उनको मारने के लिए भी करते थे ये लोग, ठीक है। तो छोटे छोटे पाषाण उपकरण भी बनने लगे, पाषाण मतलब पत्थर के, है ना। तो इस तरह मध्य पाषाण काल की विशेषता आपको देखने को मिल जाएगी। और कौन कौन सी विशेषताएं हैं, मानव अब मछली पकड़ने लगा और पक्षियों का शिकार भी करने लगा, ठीक है। पहले मछलियां पकड़ने में बड़ी दिक्कत आती थी कि भाई मछलियों को कैसे पकड़े, क्योंकि मछलियां बहुत फास्ट होती थी और आसानी से निकल जाया करती थी। लेकिन अब बहुत सारे पैने हथियारों का निर्माण हो चुका था और इन्हीं पैने हथियारों के माध्यम से मछली पकड़ना आसान हो गया। इसी प्रकार से पक्षियों का शिकार करने लगा। यानी कि इस समय पर ये जो है प्रक्षेपास्त्र, प्रक्षेपास्त्र तकनीक, मतलब गिलोल जो होती है ना, गिलोल को मारा, गिलोल को मारा और पक्षियों को निपटा दिया। तो गिलोल का निर्माण इस समय में हो चुका था। समझ में आ गया आपको। तो गिलोल के निर्माण की वजह से, यानी कि प्रक्षेपास्त्र तकनीक के विकास की वजह से पक्षियों का शिकार होने लगा था इस समय पर मध्यपाषाण काल में, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, मानव पशुपालन करना लग गया था, मानव पशुपालन करने लग गया था, ठीक है। तो उस समय पर मानव को इतनी समझ हो चुकी थी कि पशु को हम पालेंगे तो पशु से हमें बहुत सारी जो चीजें हैं वो हमें मिल जाएंगी, पशु से हमें मांस भी मिल जाएगा और पशु से हमें खाद्य सामग्री भी हमें मिल जाएगी। तो इस तरह की आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी आपको मध्यपाषाण काल में, ठीक है। तो बात करते हैं प्रथम साक्ष्य कहां पर मिले हैं। तो प्रथम साक्ष्य आपको मिले हैं राजस्थान के बागोर जिले से आपको देखने को मिलते हैं। और इसी काल में मानवीय आक्रमण युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। देखो आपको पता है कि जब खाने की व्यवस्था हो गई है और कृषि की व्यवस्था हो चुकी है,
तो अब क्या है, उनके पास संसाधन है। अब जब संसाधन उनके पास होंगे तो एक समूह दूसरे समूह के संसाधन पर कब्जा करने के लिए आक्रमण करेगा। तो इस प्रकार से मध्य पाषाण काल में युद्ध की जो नीति है वो स्टार्ट हो चुकी थी, यानी कि युद्ध की जो परंपरा है वो स्टार्ट हो चुकी थी मध्य पाषाण काल में, क्योंकि कृषि का विकास हो चुका था, मानव जो है पशु पालना स्टार्ट कर दिया था, और साथ साथ में उसके पास हथियार भी हो चुके थे। ठीक है, तो संसाधनों की प्रतिस्पर्धा में वो लोग युद्ध करते थे। आपको पता है कि लड़ाई आपस में क्यों होती है, क्योंकि दूसरे के पास अगर ज्यादा संसाधन होते हैं तो जो निम्न साधन वाला व्यक्ति है वो संसाधन के लिए क्या है, युद्ध करेगा। जैसे आपके पास एक अनार है और दूसरे के पास 10 अनार हैं, तो आप बोलोगे भाई बंटवारा कर, आधा आधा हिस्सा कर, मुझे तो भाई बराबर चीजें चाहिए। ठीक है, तो जो भी बात हो, तो इस समय पर युद्ध का विकास हो चुका था। आगे हम बात करते हैं नव पाषाण काल की। तो यही हमारा जो इतिहास का जो हम बात कर रहे थे, पराग ऐतिहासिक काल को हमने पुरा पाषाण काल में बांट लिया था, मध्य पाषाण काल की हम लोगों ने बात कर ली थी। अब हम जो बात कर रहे हैं ये है नव पाषाण काल। अब नव पाषाण काल में कौन कौन सी चीजें हुई थी? तो नव पाषाण काल की विशेषता क्या है कि देखो, नव पाषाण काल की विशेषता क्या है, कर्सर कहां चला जाता है, तो मानव कृषि करने लग गया था। कृषि मतलब एक सिस्टमेटिक वे में कृषि करने लग गया था। ठीक है ना, उसका खेती खेती की एक भूमि हुआ करती थी, और उस भूमि पर वो क्या है, खेती करता था, और मानव जो है समूह के रूप में रहना स्टार्ट कर दिया था। यानी कि यहां पर मानव रह रहा है और यहां पर उसका खेती करने का स्थान है, तो समय समय पर वो खेती करता था। ऐसा नहीं कि मतलब कि यहां पर खेती की और वो चला गया यहां से, ऐसा नहीं है। मानव बस्तियां हैं वो बसना स्टार्ट हो गई थी, और मानव बस्तियों के बगल में ही खेतों का निर्माण हो चुका था, और खेतों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती जाती थी, जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा, और समय समय पर आपको बताया जाएगा कि किस समय में कौन सी खेती की जाती थी। ठीक है ना, एक बेसिक आइडिया लगाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस समय पर ये खेती की जाती थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें भाई खेती के साक्ष्य कहां पर मिलते हैं। तो खेती के प्रथम साक्ष्य हमें मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिलते हैं। मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में है, वहां से हमें बहुत सारे प्रूफ मिलते हैं ऐसे कि नवपाषाण काल के जो मानव थे इस समय पर खेती करना स्टार्ट कर दिया था। आगे हम लोग बात कर रहे हैं स्थायी ग्राम बस्तियों का निर्माण हो चुका था। आपको पता है जब खेत हैं, खेत एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, खेत एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। आई मीन कहने का मतलब ये है कि जब खेत बनाने के लिए जो आदि मानव है वो वनों को काटेंगे, वनों को काटने के बाद क्या है, वनों का सफाया करेंगे, इसमें मेहनत तो लगती है ना। तो जब मेहनत की है उन लोगों ने इस खेत के निर्माण में, तो इसको छोड़ के जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, समूह में रहना स्टार्ट कर दिया, तो स्थायी ग्राम बस्तियों का निर्माण हो गया। इसी प्रकार से मृदभांड का निर्माण हो गया। अब मृदभांड का निर्माण क्यों होगा, क्योंकि अब कृषि करने लग गया था इंसान, और जब कृषि करेगा तो भाई उसमें उपज होगी, तो उपज का भंडारण भी करना पड़ेगा। अब भंडारण किस में करेगा, वो बर्तनों में करेगा ना। तो इसी प्रकार से बर्तनों का निर्माण भी होना स्टार्ट हो गया था। इसी प्रकार से बर्तनों का निर्माण भी होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो मृद भांडों का निर्माण होना स्टार्ट हो गया था। इसी के साथ साथ अब क्या है, धातु का प्रथम प्रयोग भी होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, पत्थरों के साथ साथ इस समय पर आपको यानी कि नव पाषाण काल में आपको तांबे का प्रयोग आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है जैसे जैसे तकनीकी का विकास होता रहता है वैसे वैसे मानव का जीवन है वो आसान बन जाता है। जैसे पहले हमारे पास उपकरण नहीं थे तो बहुत सारी चीजें का सामना हमें करना पड़ता था, लेकिन जैसे जैसे बहुत सारे उपकरणों का निर्माण हुआ, जैसे फैन बने, फिर एसी बना, फिर एसी के बाद कुछ और चीज आएगी, तो मानव का जीवन है वो बहुत सुख सुविधा संपन्न बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जब पत्थरों से निर्मित हथियार थे, और इन्हीं पत्थरों से निर्मित हथियार के बाद जब धातु के हथियार बनना स्टार्ट हुए या फिर धातु के उपकरण बनना स्टार्ट हुए, तो मानव का जीवन बहुत आसान हो गया। देखो, पत्थर के हथियार से काटना या फिर पत्थर के उपकरण से काटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन तांबे के उपकरण से आप किसी चीज को काटोगे, फाड़ोगे, छीलोगे तो बहुत आसान बन जाएगा। ठीक है, तो नवपाषाण काल की एक विशेषता और थी कि यहां पर तांबे का प्रथम प्रयोग देखने को मिल जाता है। ठीक है, और ताम्र पाषाण काल की शुरुआत हो जाती है। ताम्र पाषाण काल की मतलब कि तांबे का और पत्थर का इस समय पर हो चुका था इस्तेमाल। ठीक है,
तो हमने ये बात कर ली है नवपाषाण काल की, नवपाषाण काल की हम लोगों ने बात कर ली है, ठीक है। तो साथ साथ में आते जाओ और लाइक करते जाओ, है ना। अब हम बात करते हैं ताम्रकालीन संस्कृति के बारे में, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखो हम जो पढ़ रहे थे प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम, ये पढ़ रहे थे हम प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में हमने पुरापाषाण काल की बात कर ली थी, हमने मध्यपाषाण काल की बात कर ली थी, और हमने नवपाषाण काल की बात कर ली थी, ठीक है। एक एक करके हमने पुरापाषाण काल की विशेषताओं के बारे में बात कर ली, मध्यपाषाण काल की विशेषताओं के बारे में बात कर ली, और नवपाषाण काल की विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। इसी प्रकार से हमने देख लिया कि मानव का विकास किस प्रकार से हुआ था। देखो पुरापाषाण काल की हम लोगों ने बात कर ली थी, शिकारी जीवन था, पत्थरों से उपकरण का निर्माण हो चुका था। उपकरण कौन कौन से थे, कुल्हाड़ी थे। और मध्यपाषाण काल की हम लोग बात करते हैं तो शल्क उपकरणों का निर्माण होने लगा था, छोटे छोटे हथियार उपकरण बनने लगे थे, छोटे छोटे पाषाण उपकरण बनने लगे थे। मानव अब मछली पकड़ना स्टार्ट कर दिया था, और पक्षियों का शिकार करना स्टार्ट कर दिया था। प्रक्षेपास्त्र तकनीक यानी कि गिलोल का निर्माण हो चुका था। मानव पशुपालन करने लग गया था। इसके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, बागोर जिला है राजस्थान में, वहां से इसके साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। नवपाषाण काल की हम लोगों ने बात की थी कि मानव कृषि करने लग गया था। कृषि का प्रथम साक्ष्य हमें मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिलता है। स्थायी ग्राम बस्तियों का निर्माण शुरू हो गया था, मृद भांड का निर्माण हो गया था, धातु का प्रथम प्रयोग हमें देखने को मिल जाता है। अब हमारी जो आती है, देखो यहां से नवपाषाण काल में हमें तांबे का प्रथम प्रयोग मिल गया था, और जैसे ही तांबे का प्रथम प्रयोग स्टार्ट होगा तो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का हमारा निर्माण हो चुका था। किसी को समझने में कोई समस्या है क्या, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं जरा। ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं है, सबको समझ में आ रहा है ना। क्योंकि मैंने जो ये नोट्स बनाए हैं बहुत ही क्या है, सिंपल वे में आपको समझाए हैं। मैं थोड़ा सा आपको क्या है सिंपल तरीके से समझा दूंगा, और रोज आप देखें लेक्चर को, रोज अगर आप देखेंगे तो एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी, और मैं आपको पूरा इतिहास यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत का इतिहास, ये सब मैं आपको करवा दूंगा। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनाना, आप मेंस के क्वेश्चन बनाना, आपके सारे क्वेश्चन आपके डेफिनेटली बन जाएंगे। ये आपको चीजों की गारंटी मैं लेता हूं। तो आपको पता है कि नवपाषाण काल में हमारी धातु का आविष्कार हो चुका था। ये थी हमारी तांबे की धातु, ठीक है। तो हम बात करते हैं ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति कौन कौन सी थी। तो एक हम लोग बात करते हैं कौन सी, ये है हमारी आहार संस्कृति, एक है मालवा संस्कृति, और एक है जोरवे संस्कृति के बारे में, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं इसका प्रमुख स्थल कहां पर है भैया। इसका प्रमुख स्थल हम देख लेते हैं, सर प्रमुख स्थल आप बता दो। तो आहार बनास गिलुंद और बालाथल, ये इसके क्या है, कॉमा लगा लेना आप, ठीक है, कॉमा लगा लेना आप, कॉमा लगा लेना, है ना। ये है प्रमुख स्थल जहां से हमें इस संस्कृति का विस्तार में वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, आहार को ताम्रवती कहा गया है क्योंकि यहां बड़ी मात्रा में तांबा मिलता था। यानी कि ये आहार बनास गिलुंद और बालाथल है, यहां पर बड़ी मात्रा में हमें तांबा भी देखने को मिलता है, यानी कि अयस्क के रूप में तांबा पाया जाता था। इसीलिए इसको ताम्रवती के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ आहार संस्कृति को किस संस्कृति के नाम किस नाम से पुकारा जाता है, ताम्रवती के नाम से, या फिर लोहवती के नाम से, या फिर कांस्यवती के नाम से। तो आप लगा देना कि ताम्रवती के नाम से भी इसको जानते हैं। आगे हम बात करते हैं गिलुंद। ये मैंने आपको बताया था ना कि आहार संस्कृति के स्थल कौन कौन से हैं, आहार बनास गिलुंद और बालाथल। तो गिलुंद में पके हुए ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पर पकी हुई ईंटों पकी हुई ईंटों का निर्माण हो चुका था। आपको पता है जब पकी हुई ईंटों का निर्माण होगा तो वहां पर जो भवन होंगे वो क्या है, एक तरह से मजबूत भवन होंगे, मजबूत भवन। तो पकी हुई ईंट मिल रही है हमें, तो इसका मतलब यह है कि इस संस्कृति में उद्योग धंधों का विकास हो चुका था, ठीक है ना। उद्योग वगैरह यहाँ पर स्टार्ट हो चुके थे। तो आगे हम बात करते हैं मालवा संस्कृति के बारे में। तो मालवा संस्कृति में सबसे पहले हम देखते हैं कि कहाँ पे ये मालवा संस्कृति है वो पाई जाती है। तो कहाँ पर पाई जाती है, मालवा क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, मालवा का पठार कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, आप मुझे बताइए जरा, ठीक है।
तो ये हमारा जो है मालवा है, ये मध्य प्रदेश में है, बहुत सारे बच्चे हैं उनको पता भी है। नावदा टोली से अनाज के साक्ष्य मिलते हैं। तो देखो प्रमुख स्थान कौन से हैं मालवा संस्कृति के, एक तो कायथा है, एक ऐरण है, एक नावदा टोली है। ठीक है, तो नावदा टोली से अनाज के साक्ष्य आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ लिए जाते हैं कि नावदा टोली से किस चीज के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो नावदा टोली से अनाज के साक्ष्य मिलते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई नावदा टोली से किसके साक्ष्य मिलते हैं, अनाज के, पशुपालन के, धातु कर्म के साक्ष्य मिलते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं मिलते हैं। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना। आगे हम लोग बात करते हैं, मालवा मृतभांड अपनी उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं, यानी कि यहाँ या इस समय पर, यानी कि इस संस्कृति, यानी कि कायथा, ऐरण और नावदा टोली ये क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र में जो बर्तन पाए जाते थे, उसमें जो बर्तन थे उनका जो विन्यास था वो काफी अच्छा था, यानी कि उनकी जो कटिंग थी काफी अच्छी थी, और उस पे जो चित्रकला अंकित की गई थी वो भी सुस्पष्ट थी, धूसर टाइप की नहीं थी, यानी कि मिली हुई टाइप की नहीं थी। और जगह जो तुम्हें बर्तन मिलेंगे उसमें धूसर चित्रकला आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन इसमें यानी कि मालवा संस्कृति में जो मृतभांड मिलते हैं, यानी कि जो बर्तन मिलते हैं वो बहुत ही सॉलिड तरह के बर्तन थे। आगे हम लोग बात करते हैं जॉर्वे संस्कृति के बारे में। देखो हमने मालवा संस्कृति के बारे में बात कर ली है, तो इसकी विशेषता क्या थी, मालवा मृतभांड अपनी उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं, नावदा टोली से अनाज के साक्ष्य भी मिलते हैं। अब हम बात करते हैं जोरवे संस्कृति के बारे में। तो इसका प्रमुख स्थान कौन सा है, जोरवे, नेवासा, इनाम गांव, दैमाबाद। ठीक है, तो जोरवे, नेवासा, इनाम गांव और दैमाबाद, इन क्षेत्रों से हमें जॉर्वे संस्कृति के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। तो हमने जॉर्वे संस्कृति कहां कहां पाई जाती है हम लोगों ने इसके बारे में बात कर ली है। इसकी सेकंड विशेषता क्या है, दैमाबाद से गैंडा हाथी, भैंस, रथ चलाते हुए मनुष्य की मूर्तियां मिल जाती हैं। देखो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, रटने वाली बातें हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कि गैंडा, हाथी, भैंस और रथ चलाते हुए मनुष्य की मूर्तियां कहां से मिलती हैं। तो दैमाबाद दे दिया जाएगा आपको, कायथा दे दिया जाएगा आपको, आपको ताम्रवती दे दिया जाएगा, गिलोंद दे दिया जाएगा। तो आपको ये छोटी छोटी सी चीजें हैं उसको आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉर्वे संस्कृति के बारे में। कौन सा है, जॉर्वे संस्कृति के बारे में। जॉर्वे संस्कृति की तो हम बात ही कर रहे हैं, तो विशेषताओं की बात कर रहे हैं। जॉर्वे संस्कृति के स्थल पर जॉर्वे की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ वयस्क व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात पैर का निचला हिस्सा काटकर दफना दिया जाता है ताकि भूत भूत ना बन सके। यह उनके अंधविश्वास को दर्शाता है। देखो उनका मानना यह था, यानी कि जॉर्वे संस्कृति के टाइम पर मानना यह था उनका कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के पश्चात वो व्यक्ति है वो एक तरह से भूत बन जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हमें देखने को मिलता है कि जॉर्वे संस्कृति एक रूढ़िवादी संस्कृति थी, और इसमें जादू टोटके का भी आपको साक्ष्य देखने को मिल जाएंगे, है ना। जादू टोटके की वजह से ही यहाँ पर क्या है, साक्ष्य ये देखने को मिलते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु जब होती है तो वो क्या है, एक तरह से भूत प्रेत बन जाते हैं। और संभवतः हो सकता है कि वहां के जो तांत्रिक थे उन्होंने सजेशन दिया होगा कि इनके पैर काट दिए जाएंगे तो इनको मुक्ति मिल जाएगी और ये कभी हमें परेशान नहीं करेंगे। तो जब मृत्यु होती थी तो उनका पैर काटकर उनको दफनाया जाता था जिससे कि वो भूत ना बन सके। ठीक है, ये हम लोगों ने बात कर ली है। कल हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता क्या होती है, कहाँ पाई जाती है, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो जरूर 7 बजे, फिक्स 7 बजे आप आ जाना पढ़ने के लिए। 7 बजे हम हड़प्पा सभ्यता की स्टार्ट करेंगे। मैं जानता हूं, मानता हूं कि आपको ये जो लेक्चर मैंने पढ़ाया है इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं का सामना नहीं करना पड़ा होगा, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो कल हम मध्यपाषाण काल के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ हमारा लेक्चर समाप्त होता है। आप सभी लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं, टाइम याद रखना, सुबह 7 बजे।